हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल का जो आपका फोर्थ पेपर होता है जो कि है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका मॉडल पेपर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो आईओटी के सभी चैप्टर को मिलाकर के इसमें पूछे जाएंगे। पिछले साल जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं सारे आपके पहले के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। खुद से भी आप सॉल्व करके देखिएगा, लास्ट में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इससे क्या होगा, एक बार आप अपनी तैयारी को पूरा देख सकते हैं कि किस लेवल की आपकी भी प्रिपरेशन चल रही है, कौन से क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं, किस चैप्टर के क्वेश्चन अभी आपसे छूट रहे हैं, तो उसकी आपको तैयारी अलग से करनी रहेगी। क्या सिलेबस है आपके फोर्थ पेपर का, तो फर्स्ट चैप्टर इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू आईओटी होता है, इसमें जिसमें हमसे बेसिक आईओटी पूछा जाता है, उसकी एप्लीकेशन और डिवाइसेस वगैरह के बारे में पूछा जाता है, उसके प्रोटोकॉल्स पूछे जाते हैं और कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में चैप्टर 1 में आपको पढ़ना होता है। चैप्टर 2 के अंदर थिंग्स एंड कनेक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। वहीं चैप्टर 3 सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर, इसमें सेंसर्स, एक्चुएटर्स और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आपको पढ़ना होता है। चैप्टर 4 जो है उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब चैप्टर 4 में ही आपकी पूरी प्रोग्रामिंग वगैरह इसी में रहती है। इसी में आप सी प्लस प्लस की मदद से पूरी प्रोग्रामिंग सीखते हैं और इसी से प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चैप्टर 5 में सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, इसके बारे में पढ़ना होता है। वहीं जो इसका 6 चैप्टर है उसमें सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी चैप्टर्स को मिला करके हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके पहले की वीडियोस में हमने आईओटी के ऊपर कंप्लीट थ्योरी समझी हुई है, उसके पहले पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस इन सब की थ्योरी हम लोगों ने समझी हुई है, तो उसे आप जरूर से बाद में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आप लोग पहले क्वेश्चन के साथ में और समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो भी क्वेश्चन होंगे सारे बेसिक से एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बेसिक जो क्वेश्चन है ये भी सारे पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो इन पर भी फोकस आपको रखना है। यहाँ पे हमें आईओटी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पूछा गया हमसे आईओटी में हल्के मैसेजिंग के लिए कौन से प्रोटोकॉल का सामान्यतः यूज किया जाता है। आप जानते हैं जो आईओटी हमारा होता है उसमें छोटे छोटे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ या वाईफाई वगैरह की मदद से, तो वही हमसे पूछा गया है कि मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने के लिए आईओटी में इसमें से कौन सा हम लोग प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज करते हैं, तो हम बताएंगे वो होता है हमारा MQTT, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आईओटी डिवाइस का एग्जाम्पल है। क्या वो माइक्रोवेव ओनर होगा, स्मार्ट बल्ब होगा, रेफ्रिजरेटर होगा या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा। तो सही यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मार्ट बल्ब आईओटी डिवाइस का एग्जाम्पल होगा। स्मार्ट बल्ब मतलब जैसे कि रूम में आप इंटर करते हैं ऑटोमेटिक आपका बल्ब जल जाए, तो ये स्मार्ट बल्ब बोला जाएगा, तो यही यहाँ पर आईओटी का एग्जाम्पल रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आईओटी की एप्लीकेशंस में उसके प्रोजेक्ट्स में सामान्यतः कौन से माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें किस माइक्रो कंट्रोलर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो आप जानते हैं आर्डिनो यूनो, इस माइक्रो कंट्रोलर का ज्यादातर यूज किया जाता है। ये आसान होता है इस पर काम करना और आपका जो सिलेबस है आईओटी का उसमें भी आर्डिनो यूनो से ही आपके प्रैक्टिकल पूछे जाते, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। इसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड की हुई तो उसे देख सकते हैं। बाकी के जो यहाँ पर नेम दिए गए ये भी आपके माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो यूनो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी डिवाइस में सेंसर का मेन काम क्या होता है। जो सेंसर्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है आईओटी डिवाइसेस में, तो क्या करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स को सेंस करते हैं, मतलब जो आसपास चीजें हो रही है उनको सेंस करने का काम कौन करता है, हमारे सेंसर्स वो काम करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेस जो होती हैं, वाईफाई सिस्टम जो डिवाइसेस होती हैं उनमें किस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है। जो डिवाइसेस हमारे पास में जो वाईफाई से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में चीजें कनेक्ट हैं उनमें हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं। वायर्ड वो नहीं होती है, बिना वायर के उस पर काम होता है। ऑप्टिकल फाइबर भी नहीं होता है उसमें, ऑप्टिकल फाइबर वाली वायर भी नहीं होती है। इंफ्रारेड नहीं होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का उसमें यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा आईओटी में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला वायरलेस प्रोटोकॉल है। सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, क्या वो हमारा ब्लूटूथ है, वीजीए है, एचडीएमआई है या फिर
यूएसबी है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है या जिससे हम लोग चीज़ों को कनेक्ट करते हैं वो हमारा ब्लूटूथ रहता है। ब्लूटूथ से हम लोग ज़्यादातर जो डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देखते हैं स्मार्ट वॉच आपने पहनी है तो उसको फ़ोन से आपने कनेक्ट किया, जो टीवी है उसको आपने फ़ोन वगैरह से कनेक्ट किया, तो ब्लूटूथ से हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आईओटी सिस्टम में जो एक्चुएटर्स होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है या वो क्या रोल निभाते हैं आईओटी इकोसिस्टम में। यहाँ पे जैसा आप जानते हैं जो इन्वायरमेंट होता है उससे जब डेटा को लिया जाता है तो वो कौन लेते हैं, सेंसर्स डेटा को इनपुट में लेते हैं, और सेंसर के हिसाब से फिर क्या होता है जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें फिर डिसीजन लेता है, वो सोचता है कि क्या काम करना चाहिए और उस काम को करवाने के लिए वो फिर जाता है एक्चुएटर के पास में। तो एक्चुएटर्स क्या करते हैं, जो डिसीजन लिया गया है उसके बेस के ऊपर एक्शन लेते हैं, मतलब डेटा के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। कौन, एक्चुएटर्स हमारे। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आईओटी सिस्टम का कौन सा घटक डेटा भेजने के लिए जिम्मेदार है, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए इसमें से कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार रहेगा, वो है हमारा एक्चुएटर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आईओटी में एक प्रमुख सुरक्षा चिंता क्या होती है, क्या उसमें ये दिक्कत है कि पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, या डेटा विजुअलाइजेशन की दिक्कत आती है, या डेटा प्राइवेसी की दिक्कत आती है, या क्लाउड स्टोरेज की दिक्कत आती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेटा प्राइवेसी की इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि डेटा हमारा प्राइवेट रहे, वो कोई और उसको देख ना पाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है आईओटी के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, क्या उसमें सिर्फ सीपीयू होता है, या उसमें सिर्फ रैम होगा, या इसमें सीपीयू रैम रोम इनपुट आउटपुट सारी चीजें होंगी, या उसमें रोम और हार्ड डिस्क होगा। तो यहाँ पे अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर सीपीयू रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट से सारी चीजें होती हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं उनकी आईपी एड्रेस का जो पता होता है उसको देने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है उसका यूज किया जाता है। मतलब कि कई सारी डिवाइसेस हम लोगों ने क्या की आपस में कनेक्ट करके रखी हुई हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेज रहे हैं, तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये डेटा इसी डिवाइस में जाएगा, तो उसका एक आईपी एड्रेस उसका दिया जाता है। तो आईपी एड्रेस कौन सा प्रोटोकॉल डिसाइड करता है, तो इसके लिए हम लोग DHCP का यूज करते हैं। DHCP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कराने के लिए। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या करता है, डोमेन नेम्स सारे इसके अंदर सारे होते हैं, जैसे कि गूगल हो गया ये डोमेन नेम है, amazon.com अमेजॉन यहाँ पर डोमेन नेम है। इस तरीके से TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल हम लोग जानते हैं, और MQTT भी एक प्रोटोकॉल होता है जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आईओटी का जो आर्किटेक्चर है उसमें डेटा ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी किस लेयर पर होती है। मतलब आईओटी के आर्किटेक्चर में टोटल 5 लेयर्स होती हैं, उन 5 लेयर के अंदर जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है उसमें से किस चीज पर इसकी जिम्मेदारी होती है, तो वो है आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे जिम्मेदारी होती है कि नेटवर्किंग सही से करे और डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तापमान मापने के लिए हम लोग कौन सा सेंसर का यूज करते हैं। तो टेम्परेचर को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DHT11 जो हमारा सेंसर होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। IR सेंसर जो कि इंफ्रारेड सेंसर है, ये टीवी वगैरह में यूज किया जाता है, उसके रिमोट वगैरह में यूज होता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर दूरी बताता है किसी भी चीज की। LDR सेंसर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये क्या करता है, लाइट बताता है कि कहाँ पे लाइट ज्यादा है कम है, उसको सेंस करता है LDR सेंसर हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमसे पूछा गया है आईओटी में थिंग्स जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी डिवाइसेस। तो यहाँ पे थिंग्स का मतलब है एनी डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट, वो सारी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट है वो थिंग्स के अंडर आती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो आर्डिनो यूनो होता है उसको प्रोग्राम करने के लिए सामान्यतः कौन से सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं। चैप्टर 4 से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्डिनो यूनो पे आप काम करेंगे, उस पर प्रोग्राम आप बनाएंगे और फिर उसको सेट करेंगे कि वो सेंसर से डेटा लेगा और एक्चुएटर से काम करवाएगा, लेकिन उस पर प्रोग्रामिंग हम किस सॉफ्टवेयर पे करेंगे, क्या वो इक्लिप्स यूज करते हैं या आर्डिनो आईडी या फिर नेट बेस या फिर विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो हम लोग यूज करते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन C++ इन सब की कोडिंग के लिए, लेकिन अगर आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग आपको करनी है उसके लिए क्या करेंगे, आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उसी के ऊपर उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
आईओटी में जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसका काम क्या होता है। तो जो एप्लीकेशन लेयर होती है उस पर आप देखते हैं कि सारी सर्विस आपको दिखाई देती है कि क्या एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है, टीवी कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, वॉल्यूम कितना है, तो वो एप्लीकेशन सारी यूजर्स को दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन वही सी यहाँ सही हो जाएगा। डिलीवरिंग सर्विसेज टू यूजर्स, यूजर्स को सारी जो सर्विस होती है वो डिलीवर करता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गति को पता करने के लिए, मतलब मोशन कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको पता करने के लिए कौन सा सेंसर इसमें से यूज किया जाता है। इसके लिए हम लोग PIR सेंसर यूज करते हैं, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हम लोग यूज करते हैं मोशन को पता करने के लिए। ह्यूमिडिटी सेंसर यूज किया जाता है पता करने के लिए कि हवा में पानी की मात्रा कितनी है। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर यूज करते हैं पता करने के लिए, और DH22 जो है ये भी टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर PIR सेंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये मोशन को पता करता है, गति को पता करता है, जिसकी फुल फॉर्म है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। अगला क्वेश्चन है, आईओटी में इंट्रोपरेबिलिटी का अर्थ क्या होता है। आईओटी जो इकोसिस्टम है उसमें इस टर्म का, इंट्रोपरेबिलिटी टर्म का इसका अर्थ क्या है, क्या इसका मतलब होता है, वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप जानते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, डिफरेंट डिवाइसेस वर्किंग टुगेदर। एक साथ अलग अलग डिवाइसेस मिलकर के अगर काम करती हैं तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंट्रोपरेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन कृषि में आईओटी का अनुप्रयोग है, मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर इसमें से कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है। स्मार्ट इरिगेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। स्मार्ट इरिगेशन मतलब होता है उन्नत सिंचाई व्यवस्था, जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ सेंसर वगैरह सारे लगा दिए जाते हैं, कंट्रोलर लगा दिया जाता है, और वो टेम्परेचर वो सेंस करता रहता है कि भी मिट्टी में कितनी जरूरत है पानी की, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, सारी चीजें सेंस करता रहता है और उस हिसाब से पानी को चलाएगा और बंद करेगा। तो ये स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है जो कि एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आईओटी में जो गेटवे होते हैं उसकी भूमिका क्या होती है। बात करें अगर गेटवे की, तो गेटवे क्या करता है, जो अलग अलग हमारे पास में डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में इसको रखा जाता है ताकि वो आपस में बातचीत अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे एक डिवाइस लगाई जाएगी, उसी से ये दोनों डिवाइसेस कनेक्ट रहेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ब्रिजिंग सेंसर्स एंड क्लाउड, क्लाउड और सेंसर्स के बीच में एक तरीके का ब्रिज का ये काम करता है हमारा गेटवे, कि कोई भी सेंसर ने डेटा लिया, अब उसको हमें सेव करना है क्लाउड में या कहीं सर्वर में, तो बीच में गेटवे उसमें यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया हमसे एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने बताया इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सेंसर किस प्रकार का डेटा जो है वो उत्पन्न करते हैं, क्या वो एनालॉग डेटा उत्पन्न करेंगे या फिर डिजिटल, या सिर्फ बाइनरी डेटा जनरेट करेंगे, या फिर एनालॉग डेटा जनरेट करेंगे, या फिर इनक्रिप्टेड डेटा जनरेट करेंगे। तो जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एनालॉग डेटा होता है उसको क्या करते हैं ये लोग डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं और उसको इनक्रिप्ट करके क्या करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के पास में भेजते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। सेंसर जो है एनालॉग को डिजिटल में बदलेंगे लेकिन इनक्रिप्ट करके वो आगे सेंड करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी में उपयोग किया जाने वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्या वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप को हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरीके से यूज करते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म का मतलब एक तरीके से सर्वर जहां पे हम अपना बड़ा डेटा सारा स्टोर कर पाते हैं। क्या यूट्यूब को हम लोग यूज करेंगे, AWS IoT को यूज करेंगे, या फिर VLC मीडिया प्लेयर। तो बाकी के तीनों आपकी एप्लीकेशन है, लेकिन जो AWS होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज, ये हमें सर्विस देता है कि जहां पर हम अपना डेटा वहां सेव कर सकते हैं। कुछ रुपए इसको चार्ज करने होते हैं, कुछ रुपए इसको देने होते हैं, और आपका जितना डेटा रहेगा वो सारा AWS के सर्वर्स में स्टोर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। IoT सर्किट में रिले का क्या काम होता है। सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। पावर एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग IoT में रिले का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा IoT में एक चुनौती है। क्या हाई स्पीड एक चुनौती रहती है, लो लिटरेसी इसमें चुनौती रहेगी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की चुनौती रहती है, या फिर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी की। तो हमने अभी बात किया था इसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इसमें एक ही खतरा रहता है कि चीजें हमारी प्राइवेट रहें और सिक्योर रहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आर्डिनो के लिए सबसे सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप जानते हैं इसके लिए आपको C या C++ लैंग्वेज आपको सीखनी होती है, जिसमें एम्बेडेड C पे आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। IoT के अंदर एज कंप्यूटिंग के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है। एज कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि डेटा जहां पर आ रहा है वहीं पे उसको प्रोसेस कर लिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग रास्पबेरी पाई एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। IoT डिवाइसेस में फर्मवेयर का उद्देश्य क्या होता है।
क्या वो हमारे GUI सपोर्ट करते हैं, या फिर हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफर करेंगे, या कंट्रोल करेंगे हार्डवेयर फंक्शंस को, या फिर इंटरनेट शेयरिंग करेंगे। तो फर्मवेयर जो होते हैं हमारे हाई स्पीड डेटा को यूज करते हैं, हाई स्पीड डेटा पहुंचाने के लिए एक दूसरे जगह हम लोग फर्मवेयर्स का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेट से जुड़ी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनको किस शब्द से जाना जाता है? तो IoT के अंदर उनको हम लोग थिंग्स कह के बोलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स हमारा उन फिजिकल डिवाइसेस को बताता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, IoT सिस्टम में कौन सा संचार मॉडल उपयोग किया जाता है? IoT मतलब क्या हम लोग क्लाइंट टू सर्वर यूज करते हैं, पीयर टू पीयर यूज करते हैं, पब्लिक सब्सक्राइब यूज करते हैं, या फिर मेस यूज करते हैं? तो आप जानते हैं सारे हमारे यहाँ पे क्लाइंट, पीयर और पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल, ये 3 तरह के मॉडल्स होते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे काम करने के लिए। लेकिन IoT के अंदर आप पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल पे काम करते हो। पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल क्या होता है? आपका जो डेटा है वो सर्वर के पास में स्टोर है, और ये हमारे पास में एप्लीकेशन है जहां से हम इस डेटा को एक्सेस करेंगे, हम इस डेटा को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये डेटा हम लोग डायरेक्ट यहाँ बात करके ना लेकर के एक छोटा बीच में और डिवाइस हमारी होगी, हम उससे बात करेंगे और वो आगे सर्वर से हमारे बात करेगा। इसी को बोलते हैं पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा एक क्लाउड सेवा मॉडल है? ये हमसे पूछा गया है कि अगर क्लाउड पे हमें कोई काम करना है तो इसमें से कौन सा ऐसा हमें एग्जाम्पल दिया गया है जो क्लाउड सेवा का एग्जाम्पल हमें बताता है? क्या वो LAN है, IaaS है, या फिर बायोस है, या फिर SSL है? यहाँ पे अगर क्लाउड सेवा की बात करें तो क्लाउड सेवा मॉडल में हमारे पास IaaS आता है, ये क्लाउड सेवा मॉडल होता है। वहीं बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये गलत होंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, MQTT का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको आप जानते हैं, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग IoT डिवाइसेस में मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें देखिए हमसे पूछा गया है कि वेरिएबल IoT टेक्निक का इसमें से उदाहरण कौन सा है? मतलब कि ऐसा इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है IoT का जिसको हम लोग पहन सकते हैं, वियर कर सकते हैं? क्या वो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट TV है, वाईफाई राउटर है, या फिर डेस्कटॉप PC है? तो आप जानते हैं स्मार्ट वॉच एक ऐसा यहाँ पे डिवाइस है जिसको हम लोग अपने हाथों में पहन सकते हैं और उसको अपने फोन से कनेक्ट करके हम उसमें डेटा वगैरह देख सकते हैं। तो ये IoT का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमसे पूछा गया है कि IoT संचार का ऐसा कौन सा भाग सेंसर्स और एक्चुएटर से संबंधित होता है? मतलब कि जो IoT होती है उसमें टोटल 5 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, परसेप्शन लेयर, सर्विस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो सेंसर्स और एक्चुएटर से संबंधित है? तो यहाँ अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी परसेप्शन लेयर। परसेप्शन लेयर ही सबसे बाहर की लेयर होती है जहां से सेंसर कोई डेटा को सेंस करता है अपने चारों तरफ से और एक्चुएटर काम करके हमें देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, IoT में लघु दूरी मतलब कि थोड़ी सी दूरी को यूज करने के लिए वायरलेस संचार के लिए इसमें से कौन सा एक उपयोग होता है? अगर हमें वायरलेस संचार करना है, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन करना है छोटी सी दूरी के अंदर, तो इसमें से हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? क्या ब्लूटूथ यूज करते हैं, DSL, ऑप्टिकल फाइबर, या फिर RF केबल? तो ऑप्टिकल फाइबर, RF केबल, DSL का हम लोग ज्यादा दूरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं छोटी दूरी के लिए। IoT में कभी भी अगर हमसे पूछा जा रहा है तो ब्लूटूथ ही वहां पर सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ब्लूटूथ ही हम लोग यूज करते हैं IoT के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें हमसे पूछा गया है जो आर्डिनो यूनो बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, IoT के प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं, वो किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो हम जानते हैं आर्डिनो यूनो जो है आर्डिनो ICC, इस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आर्डिनो यूनो जो होता है उसकी सामान्य वोल्टेज क्या होती है? मतलब जो आर्डिनो यूनो हमारे पास बोर्ड होता है वो सामान्यतः कितने वोल्टेज पे पूरा बोर्ड वो काम करता है? तो आर्डिनो यूनो की जो क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट आर्डिनो के बारे में समझा था, कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं, उसमें हमने बताया था कि आर्डिनो यूनो 5 वोल्टेज का करंट को सपोर्ट करता है। उसमें 5 वोल्ट जनरेटर दिया गया होता है, उसके साथ में पॉलीफ्यूज दिया गया होता है। जब भी वोल्टेज इसको ज्यादा मिलता है तो पॉलीफ्यूज क्या करता है, टूट जाता है और कनेक्शन तोड़ देता है बोर्ड में करंट का। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का आर्डिनो यूनो वोल्टेज सप्लाई करता है, उसी पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन है सीमित संसाधन वाले उपकरणों के लिए कौन सा IoT प्रोटोकॉल सबसे उपयुक्त होता है? मतलब कि अगर हमारे पास में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, कम डिवाइसेस हैं, उनमें अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा यूज करते हैं? उसके लिए आप MQTT यूज करते हैं, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आर्द्रता मापने के लिए मतलब ह्यूमिडिटी मापने के लिए इसमें से कौन सा सेंसर हम लोग यूज करते हैं? तो इसके लिए आप जैसे नाम में ही दिया गया है ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर एक होता है जिससे आपको पता चलता है कि भी हवा के अंदर पानी की मात्रा कितनी है। तो आप समझ सकते हैं कि ठंडी कितनी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी,
इस चीज का आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हमसे पूछा गया है कि आईओटी में क्लाउड का प्रमुख उपयोग क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं आईओटी में जो भी डेटा वगैरह रहेगा क्लाउड में उसको सेव करते हैं ताकि कहीं से भी हम उसे वापस ले सकें, हम अब डेटा देख सकें कहीं से भी। इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्लाउड का यूज करते हैं आईओटी के अंदर। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जहां पे आईओटी का काम होता है वो डेटा उनके पास बहुत ज्यादा होता है तो उसको सेव करने के लिए वो क्लाउड का ही सहारा लेती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सेंसर सामान्यतः किस प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करते हैं। जो सेंसर्स होते हैं वो जो सिग्नल्स अपने चारों तरफ से रिसीव करते हैं तो किस तरीके का सिग्नल फिर जनरेट करते हैं। तो यहां पर आंसर सही है, आपका आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल। जो सेंसर्स होते हैं अपने चारों तरफ से डेटा को सेंस करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उन डेटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देंगे और वो सिग्नल फिर आगे जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर के पास में, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर एक्चुएटर कोई काम करेगा। तो यहाँ पे जो सेंसर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी संचार की लेयर नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो आईओटी संचार में नहीं यूज होती है। क्या वो नेटवर्क लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है या फिर परसेप्शन लेयर है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर भी होती है, परसेप्शन लेयर भी होती है, स्टोरेज लेयर होती है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती है। OSI मॉडल पढ़ेंगे आप लोग, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल। ओ लेवल के पेपर 1 में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे वहां पे ये प्रेजेंटेशन लेयर होती है, लेकिन आईओटी के अंदर ये लेयर नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह अगर रह रहे हैं जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मॉडल पेपर देख रहे हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझाते हुए नहीं चलेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप हमें बता सकते हैं। इसके पहले की वीडियोज़ आप बाद में जरूर से देख सकते हैं, उनमें सारे क्वेश्चन को क्लियर किया गया है, सारी थ्योरी उसमें बताई गई है, तो आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर का प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि हमने बताया माइक्रो कंट्रोलर भी होना चाहिए और ओपन सोर्स भी होना चाहिए, तो वो सिर्फ हमारे पास एक ही आता है जो कि है आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इसको यूज कर सकता है। कई सारी वेबसाइट भी हैं जहाँ पे आप जाके इसके प्रैक्टिकल वगैरह कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल के टाइम पे वो भी आपको दिखा दिए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर लेंगे तो उन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें देखिए हमसे पूछा गया है कि आईओटी में कौन सा घटक सेंसर को इंटरनेट से जोड़ता है। जो सेंसर्स होते हैं उनको इंटरनेट से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, गेटवे होते हैं। गेटवे ही ऐसी चीजें होती हैं जो एक डिवाइस को किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट कर रही होती हैं, तो यहाँ पे गेटवे डिवाइसेस यूज करेंगे। कंट्रोलर तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स की बात हो रही है। ब्राउजर जो हमारे क्रोम हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, जहाँ पे हम लोग फाइल वगैरह ओपन करते हैं इंटरनेट से, वो ब्राउजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंसर को इंटरनेट से कौन कनेक्ट करेगा, वो है गेटवे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47। सॉफ्ट स्किल्स मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं। तो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये आपका क्वेश्चन पूछा गया सबसे लास्ट चैप्टर से। लास्ट चैप्टर हमें आसान लगता है देखने में, लेकिन उसके क्वेश्चन थोड़े से घुमाने वाले होते हैं, बहुत ही पास पास के आंसर उसमें दिए गए होते हैं, तो ध्यान से इसे क्वेश्चन हमें पढ़ने होते हैं। आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन सारे पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये सही है फिर भी आप एक बार ऑप्शन सारे पढ़ लीजिए, तभी टिक करिए एग्जाम में। टाइम वहां पर एग्जाम में अच्छा मिल जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में ही हम लोगों ने क्या किया, इस मॉडल पेपर को पूरा कंप्लीट किया, तो वहां आपको 1.5 घंटे मिल रहे होते हैं। आसानी से आप उन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा किस चीज से जुड़ा होता है, तो वो है हमारा इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। हमारी अंदर की जो पर्सनालिटी होती है उससे सॉफ्ट स्किल संबंधित होती है, साथ में जो कम्युनिकेशन स्किल है उससे हमारी पर्सनालिटी और सॉफ्ट स्किल आपस में जुड़ी होती हैं। सॉफ्ट स्किल में मुख्यतः हम लोग यही सारी चीजें सीखते हैं कि किस तरीके से हम सीवी बनाएंगे, किस तरीके से रिज्यूमे बनाएंगे, मोटिवेटेड हम कैसे रहें, किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए, कौन सा क्या बॉडी लैंग्वेज हमारी रहेगी, कहीं बात करते हुए इंटरव्यू कैसे देंगे। ये सारी चीजें आपको लास्ट चैप्टर में पढ़नी होती हैं, जो कि जरूरी भी है, आपको पढ़नी भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। औद्योगिक आईओटी के अंदर मतलब IIoT, आई यहाँ पर है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें से कौन सा एक उदाहरण है। औद्योगिक आईओटी का इसमें से पूछा गया कौन सा उदाहरण आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन, ऐसी मशीन जो स्मार्ट होंगी, कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी नई चीज बनाने के लिए जो स्मार्ट हो, अपने जो डेटा उनको दिया गया उसी को प्रोसेस करते हुए सारे काम कर रही है, वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन बोली जाएंगी। तो ये
इंडस्ट्रियल आईओटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, आईओटी संचार में लेटेंसी क्या होती है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओ लेवल के एग्जाम्स में कि आईओटी में लेटेंसी क्या होती है, इसमें से बताइए लेटेंसी का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपको बताना रहेगा। लेटेंसी का मतलब होता है डिले इन डेटा ट्रांसफर। जब हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं उसमें अगर कोई डिले हो रहा है तो उसको बोला जाता है लेटेंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सेंसर्स डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग करते हैं। यहां पर देखिए हमसे कहा गया है अस्थायी रूप से। स्थायी मतलब कि परमानेंट नहीं, अस्थायी मतलब कि टेम्परेरी रूप से डेटा को सेव रखने के लिए क्या यूज करते हैं, तो चाहे हमारे वो कंप्यूटर हो गए या आईओटी हो गई, कहाँ यूज करेंगी, तो रैम का यूज करेंगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज करेंगी, जहां पे टेम्परेरी रूप से डेटा रखा जाएगा। परमानेंट से रखना है तो आप एसएसडी यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, रोम यूज कर सकते हैं, ये सारी सेकेंडरी मेमोरीज भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, आईओटी सिस्टम में एक्चुएटर क्या काम करता है। तो आप जानते हैं एक्चुएटर्स क्या करते हैं, एक्चुअल में कोई काम करते हैं आकर के, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। परफॉर्म फिजिकल एक्शंस, फिजिकल एक्शंस को सामने आकर के वो परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, आर्डिनो आईडी में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आर्डिनो आईडी पर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह पर काम करना है, प्रोग्राम बनाने हैं, या अभी आप ओ लेवल के प्रैक्टिकल देंगे तो उसके लिए आप C++ लैंग्वेज सीखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसमें आप पूरी C++ नहीं सीखेंगे, बस उतनी चीजें आपको सीखनी है जितने में आपके आर्डिनो के प्रोग्राम्स वगैरह बन जाएं। पूरी सी लैंग्वेज अगर आप सीखने बैठेंगे तो 6 महीने लग सकते हैं आपको, उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन हम सिर्फ उतनी चीजें सीखेंगे जिससे कि हमारे आर्डिनो के प्रोग्राम्स वगैरह बन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, आईओटी में नोड एमसीयू का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि नोड एमसीयू का क्या उद्देश्य है आईओटी के अंदर। तो नोड वगैरह का हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें वाईफाई से कम्युनिकेशन करनी होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वाईफाई कम्युनिकेशन के लिए नोड एमसीयू का हम लोग यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आईओटी डिवाइसेस के लिए मुख्यतः ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। मतलब कहाँ से उनको सारी ऊर्जा मिल रही होती है। तो आप जानते हैं आईओटी में अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और उन डिवाइसेस को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पेट्रोल, बैटरी, विंड या फिर डीजल। तो यहाँ पे बैटरी से उनको सारी ऊर्जा मिल रही होती है। साथ साथ आप भी सारे आंसर्स करते चलिएगा और लास्ट में जरूर से बताइए कि कितने आपके इसमें से सही हुए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व का गुण है। व्यक्तित्व मतलब अच्छी पर्सनालिटी के लिए इसमें से कौन सा एक गुण है। क्या पाइथन, कॉन्फिडेंस, सेंसर या एलईडी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। कॉन्फिडेंस एक अच्छे व्यक्तित्व का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, आईओटी की कौन सी लेयर अंतिम उपयोगिता सेवाओं से संबंधित होती है। अब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ जाएंगे तो समझ में आएगा। हमसे कहा गया है कि मतलब जो आईओटी की 5 लेयर्स होती हैं उसमें सबसे लास्ट में कौन सी लेयर आती है। एक तरीके से ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सबसे लास्ट में लेयर आती है वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मतलब कि हमारे मोबाइल फोन्स जहाँ पे हमें आईओटी से जुड़ी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उसमें बटन प्रेस करते हैं तो एसी ऑन हो जाती है, बटन प्रेस करते हैं टीवी चल जाती है। तो ये हमारी सबसे लास्ट की लेयर होती है, इसी को एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। सबसे पहले आती है सेंसर लेयर जहाँ पे सारी चीजें सेंस की जाती है, महसूस की जाती हैं। दूसरी आती है कम्युनिकेशन लेयर, तीसरी होती है हमारी नेटवर्क लेयर, फोर्थ नंबर पे हमारी आती है डेटा प्रोसेसिंग लेयर या फिर क्लाउड लेयर, उसके आगे हमारे पास में आता है एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरीके से टोटल 5 आपकी लेयर्स होती हैं आईओटी के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, स्मार्ट खेती में सेंसर्स की भूमिका क्या होती है। क्या डेटा स्टोरेज के लिए हम वहां पर यूज करेंगे आईओटी का, या फिर मॉनिटरिंग सॉइल एंड वेदर, मिट्टी और मौसम की जानकारी के लिए यूज करेंगे, हार्वेस्टिंग क्रॉप के लिए यूज करेंगे मतलब फसल को बोने के लिए यूज करेंगे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। मौसम और मिट्टी की जानकारी को मॉनिटर करने के लिए, कब हमें पानी देनी चाहिए, कब मौसम कैसा रहेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये स्मार्ट खेती में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, इसमें से कौन सा आईओटी डिवाइस टू डिवाइस संचार में यूज किया जाता है। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर आपको बात करनी है तो इसमें किन चीजों का आप यूज करते हैं। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, डिवाइस ड्राइवर यूज करेंगे, या फिर क्लाउड सर्वर यूज करेंगे, या फिर एपीआईस आप यूज करेंगे। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। एपीआई आप यहाँ पर यूज करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर और फोन्स वगैरह में होता है जैसे कि एंड्रॉयड, विंडोज, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर होता है जैसे कि अलग अलग डिवाइसेज जब आप कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से तो वहाँ पे कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होता है। माउस को चलाने के लिए, माउस क्या कह रहा है उसको समझाने के लिए कंप्यूटर को, उसमें डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड करते हैं। क्लाउड सर्वर जहाँ पे हम लोग डेटा को सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
जाएगा। जब इस तरीके से आप ऑप्शंस को समझेंगे तो आपको सही ऑप्शन हमेशा मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, IoT डिवाइसेस की एक अनोखी विशेषता क्या होती है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, ऑफलाइन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऑफलाइन में कुछ भी बनाना, या फिर रिमोट एक्सेस एंड कंट्रोल, मैनुअल ऑपरेशन ओनली, या फिर नो कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। रिमोट से एक्सेस हमें सारा मिलता है और सारी चीजों पे हम कंट्रोल रख पाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इसमें हमसे पूछा गया है कि IoT में RFID का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं जो RFID होती है, आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी आप सामान खरीदते हैं, जैसे खाने वाली कोई चीजें खरीदते हैं पैकेट वाली, तो उसमें कुछ इस तरीके से उसमें बारकोड पीछे दिया गया होता है, मतलब ब्लैक ब्लैक लाइंस ऐसे वहां पर होती हैं, वो हमारा RFID बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग RFID या RFID टैग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, IoT में ऑटोमेशन का मुख्य लाभ क्या होता है। अगर हम IoT में काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिक सारे काम हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीजें हमें लाभ देंगी। क्या ह्यूमन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर ह्यूमन की डिपेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वो लाभ नहीं हो सकता है। मैनुअल एरर बढ़ जाएंगे, इंक्रीज मतलब बढ़ जाएंगे, तो ये भी नहीं है। सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, यहाँ पे टाइम और रिसोर्सेज हमारे बचेंगे। डिफरेंस डिक्रीसेस इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब होती है सही तरीके से काम करने की क्षमता, क्या वो घटेगी। तो ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, टाइम बचेगा और रिसोर्सेज बचेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, IoT सेंसर्स किस प्रकार का डेटा भेजते हैं। क्या वो वीडियो में डेटा भेजेंगे, रॉ फिजिकल डेटा को सेंड करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को भेजते हैं, या फिर प्रोसेस इमेज को भेजते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा, रॉ फिजिकल डेटा को सेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, IoT में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप जानते हैं इसका यूज हम लोग करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए, मतलब देखने के लिए कि उसमें क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग IoT में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, IoT में दृष्टि से स्मार्ट सिटी क्या है। मतलब IoT की अगर तरफ से हम बात करें तो स्मार्ट सिटी किसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं स्मार्ट सिटी उसे कहेंगे जहाँ पे सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसी की मदद से सारे काम हो रहे हों, तो हमारा एक स्मार्ट सिटी बोली जाती है। जैसे उसमें लाइटें सारी लगी हों स्मार्ट डिवाइसेस के साथ में, ट्रैफिक कंट्रोल स्मार्ट डिवाइसेस के साथ में हो, और भी कई सारी चीजें, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि वो स्मार्ट सिटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, इसमें हमसे पूछा गया है कि टीम वर्क के लिए कौन सा व्यक्तित्व गुण आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति में इसमें से कौन सा गुण आवश्यक है अगर वो टीम के साथ में काम कर रहा है। क्या लेजीनेस है, अग्रेशन है, कॉपरेशन है, या फिर साइलेंस है। साइलेंस मतलब शांत रहना, तो ये भी सही नहीं है। लेजीनेस भी सही नहीं रहता है। अग्रेशन मतलब बहुत गुस्से में रहना, ये भी सही नहीं है। कोऑपरेटिव, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कोऑपरेटिव मतलब होता है कि सभी को साथ लेकर के चलना, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, IoT में रियल टाइम प्रोसेसिंग किसको कहते हैं। क्या डिले होगा डेटा में, उसको रियल टाइम प्रोसेसिंग कहेंगे। स्टैंड डेटा हैंडलिंग को रियल प्रोसेसिंग कहेंगे। ऑफलाइन डेटा यूसेज को रियल टाइम प्रोसेस बोलेंगे, या फिर अचीव डेटा को रियल टाइम प्रोसेस बोलेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। स्टैंड डेटा हैंडलिंग मतलब कि तुरंत ही डेटा हैंडल कर लिया जाए, एनालाइज कर लिया जाए, देख करके चेक कर लिया जाए, उसको हम लोग रियल टाइम डेटा प्रोसेस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, DHT11 सेंसर्स का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। जो DHT11 सेंसर है उसका कहाँ यूज किया जाता है, तो उसका हम लोग यूज करते हैं ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसिंग के लिए। जो DHT11 सेंसर है वो ह्यूमिडिटी मतलब कि हवा में पानी की नमी, उसके साथ में टेम्परेचर, दोनों चीजों को सेंस करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, आर्डिनो में सामान्य रूप से बार्ड रेट क्या होता है। क्या 4800 है, 96,000 है, 14,400 या 19,200। तो ऑप्शन की अगर हम लोग सही बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 96,000 सामान्य उसका बार्ड रेट होता है आर्डिनो का। अगला क्वेश्चन है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का आउटपुट क्या होता है। तो आप जानते हैं जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं, और जब वो टकरा के वापस आती है तो एक रिसीवर होता है उसको रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं वो क्या करता है, आउटपुट में हमें डिस्टेंस बताता है कि चीज हमसे कितनी दूरी पर रखी गई है। अल्ट्रासोनिक सेंसर का यही काम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जो PIR सेंसर होता है वो किस प्रकार के संकेत को पहचानता है।
या फिर हम कहें पैसिव इंफ्रारेड सेंसर क्या काम करता है, तो पैसिव इंफ्रारेड सेंसर जो है वो मोशन को पहचानता है, मतलब कोई चीज हिल डुल रही है तो उसको पहचानता है हमारा पीआईआर सेंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें हमसे पूछा गया है कि आईओटी में आईपी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो आप जानते हैं आईपी को हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। आईओटी डैशबोर्ड का मेन काम क्या होता है। आईओटी का डैशबोर्ड मतलब कि जहां पे आप आईओटी की सारी डिवाइसेस को एक साथ देख सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, वहां से रिमोट की मदद से कोई चेंज करा सकते हैं, उसी को डैशबोर्ड बोलते हैं एक तरीके से। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम आईओटी डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस से डेटा को देखना, उनको डिस्प्ले कराना ही आईओटी डैशबोर्ड का काम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड आधारित आईओटी प्लेटफॉर्म है। क्या वो माइस्क्यूएल होगा, नोड आरईडी होगा, या फिर थिंग स्पीकर होगा, या फिर वीएलसी होगा। तो वीएलसी आपका मीडिया प्लेयर होता है, वीएलसी आपका मीडिया प्लेयर होता है। माइस्क्यूएल एक लैंग्वेज है जिसका डेटाबेस के साथ यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक आईओटी प्लेटफॉर्म है थिंग स्पीक, जो कि पूरी तरीके से क्लाउड पर बेस होता है, क्लाउड आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। आईओटी प्रोजेक्ट प्रबंधन में सॉफ्ट स्किल्स का क्या लाभ होता है। क्या बेटर हार्डवेयर आउटपुट हमें मिलेगा, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, बेटर टीम कोऑर्डिनेशन होगा, या फिर हाई वोल्टेज सप्लाई होगी। तो क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट स्किल की बात की गई है तो बेटर टीम कोऑर्डिनेशन यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ब्लूटूथ संचार की सामान्य रेंज क्या होती है, मतलब अगर आप ब्लूटूथ पे काम कर रहे हैं तो उसकी एक रेंज कितनी होती है, कहाँ तक की वो कैच कर सकता है। तो आप जानते हैं ब्लूटूथ वगैरह लगभग 10 मीटर से 20 मीटर तक की रेंज को कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इनमें से कौन सा एक तापमान सेंसर है, मतलब कि टेम्परेचर सेंसर इसमें से कौन सा है। तो आप जानते हैं LM35 एक टेम्परेचर सेंसर है। पीआईआर सेंसर की अभी हमने बात की थी, ये मोशन को देखता है कि चारों तरफ मोशन कितनी है। एलडीआर ये लाइट को ट्रैक करता है कि लाइट कितना है। और एमक्यू जो होता है ये गैस सेंसर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सारी सेंसर्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। कोई भी सेंसर इसमें से किसी भी क्वेश्चन के टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 4 एक तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आईओटी में एपीआई का मतलब क्या होता है, या एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आईओटी के अंदर। तो अगर हम बात करें तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जहां पे आप एप्लीकेशन को प्रोग्राम कर सकते हैं, उस पर कोई काम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग करके, वो हमारा एपीआई बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सुरक्षित आईओटी संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पे यूज किया जाता है। सुरक्षित आईओटी संचार का मतलब है कि जहां पे कोई डेटा सेंड करे एक जगह दूसरी जगह तो सिक्योर रहे, तो उसके लिए हम लोग HTTPS का यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। प्रकाश को पहचानने के लिए, मतलब को लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा आईओटी यूज करते हैं हम लोग, सेंसर यूज करेंगे। तो वो हमारा हो जाता है LDR सेंसर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। आईओटी में क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता क्या होती है। तो आप जानते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है, वहां पे डेटा हम क्लाउड में सारा डेटा स्टोर कराते हैं, जहां पे लिमिट नहीं होती, कितना भी डेटा हम स्टोर करा सकते हैं। तो इसका यूज इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि अपने स्टोरेज को स्केल कर सके, मतलब कि अपना स्टोरेज को बढ़ा सके, चाहे जितना भी डेटा हो उन सबको हम अच्छे से स्टोर करा पाए। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का लाभ नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आईओटी का लाभ नहीं होता है। रिमोट मॉनिटरिंग ये आईओटी का लाभ है। रियल टाइम अलर्ट ये भी आईओटी का एग्जाम्पल होता है। इंक्रीज मैनुअल वर्क ये आपका गलत हो जाएगा। मैनुअल वर्क वहां पे बढ़ता नहीं है जबकि कम हो जाता है। मैनुअल मतलब खुद से आपको जाके कोई काम करना पड़ रहा है तो मैनुअल कहा जाएगा, तो बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता जाता है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है। और ऑटोमेशन भी आईओटी का एक लाभ होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। वेब आधारित आईओटी एप्स में कौन से प्रोटोकॉल प्रचलित है, मतलब कि वेबसाइट वगैरह पे अगर आप देख रहे हैं कोई आईओटी की एप्लीकेशन जिसको वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, वहां आप देख रहे हैं, वेबसाइट पे ओपन करके आप देख रहे हैं, तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल वहां यूज किया जाता है। तो उसके लिए आप वेबसाइट वगैरह के लिए HTTP का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आईओटी के लिए भी हम लोग HTTPS का यूज करेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का यूज करेंगे, जहाँ पे वेबसाइट बेस हम लोग आईओटी की जो एप्लीकेशन होंगी उनको देख सकेंगे, उन पे काम कर सकेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास कौशल नहीं है? लीडरशिप ये होती है, टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर सही रहेगा, इंटरनेट स्पीड या फिर कॉन्फिडेंस, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के विकास के लिए लीडरशिप भी जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है और कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, लेकिन इंटरनेट स्पीड का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, आईओटी में साइबर हमलों को रोकने के लिए इनमें से क्या हम लोग यूज करते हैं? साइबर खतरों को रोकने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रांग पासवर्ड लगाएं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। उसके साथ में समय समय पर आप फोन या डिवाइसेस को अपडेट करते रहें, वो भी सही है। टू वे प्रोटेक्शन को ऑन रखें, उसको भी आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, स्वास्थ्य सेवा में आईओटी का क्या इसमें से एक अनुप्रयोग है? मतलब कि स्वास्थ्य में इनमें से क्या एग्जाम्पल है आईओटी का? तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, मतलब रिमोटली एक पास बैठ करके आप पेशेंट्स की सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि अभी उसकी हार्ट बीट कितनी है, हार्ट रेट कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें आप मॉनिटर कर पाएं, ग्लूकोज लेवल कितना है, ब्लड शुगर कितना है, सारी चीजें मॉनिटर कर पाएं, तो इसको हम लोग आईओटी के ही अंडर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, इसमें पूछा गया है आईओटी प्रोजेक्ट सिमुलेशन के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अगर आप आईओटी में प्रोजेक्ट सिमुलेशन करेंगे तो कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? इसके लिए आप टिंकर कार्ड यूज करते हैं। प्रोजेक्ट सिमुलेशन का मतलब है कि आप प्रोजेक्ट को बना करके देखेंगे, तो एक वेबसाइट है टिंकर कार्ड, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस पे साइन अप वगैरह करेंगे, वहां पे आप इसके जो बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट हैं वो आप बना सकते हैं। वहां पे आपको माइक्रो बोर्ड इस तरीके से मिल जाएगा, माइक्रो कंट्रोल ले लेंगे, एलईडी वगैरह मिलेगी, उसको आप लगा लीजिए, कई सारे सेंसर्स लगा के प्रोग्राम के लिए कोड आपको लिखना होता है, रन कराएंगे तो जो प्रोग्राम है वो उस तरीके से रन भी करेगा। तो यहाँ पे टिंकर कार्ड एक वेबसाइट है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं प्रोजेक्ट वगैरह बना के देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इसमें हमसे पूछा गया है सीमित नेटवर्किंग के अंदर संचार प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है? तो आप जानते हैं ये है हमारा MQTT, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, इसमें हमसे पूछा गया है कि आईओटी की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं आईओटी की एक मेन फीचर क्या होता है, वो है इंटरकनेक्टिविटी, मतलब कि सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हों, ये बोला जाता है इंटरकनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, सबसे बड़े आईओटी डेटा का विश्लेषण करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? मतलब इसमें अगर हमें बड़े से बड़े आईओटी डेटा का विश्लेषण करना हो, उस पर एनालाइज करना हो, चेक करना हो क्या काम हो रहा है क्या नहीं, तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इसके लिए आप डेटा एनालिटिक्स टूल्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े डेटा को एनालाइज किया जाता है और उस पर काम किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, IR सेंसर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? इंफ्रारेड सेंसर इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? तो डिटेक्ट ऑब्स्ट्रकल्स, मतलब अलग अलग डिवाइसेस को डिटेक्ट करने के लिए, ऑब्स्टैकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से क्या आईओटी क्लाउड कनेक्टिविटी में सहायक है? इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो चीजें हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो वाईफाई से कनेक्ट हो, तो वाईफाई मॉड्यूल यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, इसमें हमसे पूछा गया है कि आईओटी की एक सीमा कौन सी है? मतलब कि अगर हम बात करें आईओटी की लिमिट की, तो इसमें क्या एक लिमिट हो जाएगी आईओटी की? तो यहाँ पे अगर हम सही अगर ऑप्शन की बात करें तो हाई पावर डिमांड, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ग्लोबल एक्सेस ये तो मिला ही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। इंक्रीज्ड ऑटोमेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हाई पावर डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें हमसे पूछा गया है कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए कौन सी डिवाइस सबसे उपयोगी होती है? अगर घरों में हमें अलग अलग डिवाइसेस लगानी है और घर को हमें स्मार्ट होम बनाना है, तो इसमें से किस डिवाइस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो वो है हमारा स्मार्ट प्लग वगैरह का यूज करेंगे, इससे क्या होंगे, सारे स्विचेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, एक हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसका नाम है ESP8266, ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो यहाँ पर हम बताएंगे ये वाईफाई माइक्रो कंट्रोलर है। वहीं जो आपका आर्डिनो यूनो होता है वो वाईफाई से नहीं, बल्कि हम लोग उसको केबल से कनेक्ट करके चलाते हैं, लेकिन ESP8266 जो है ये वाईफाई से भी इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, आईओटी सिस्टम में बजर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? बजर आप लोग जानते हैं, बजर का यूज आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर भी जैसे अलार्म वगैरह लगा होता है तो बजर ही वहां पर वो वाइब्रेट कर रहा होता है, बज रहा होता है, तो हम लोग साउंड अलर्ट जहां पर होता है वहां पर बजर का यूज करते हैं। जैसे कि पानी की टंकी जब फुल हो जाती है तो साउंड करने लगता है, और भी कई सारी जगहों पर, तो वहां बजर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा एक सॉफ्ट स्किल है? अगर हमसे पूछा जाए इसमें तो सॉफ्ट स्किल कौन सा रहेगा? तो वो है हमारा पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक सॉफ्ट स्किल के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी सिस्टम में गैस का पता लगाता है? तो इसके लिए हमने बताया था वो होता है हमारा
MQ2 एक गैस सेंसर ये पता लगाता है कि हमारे आसपास कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। वहीं LDR ये लाइट को डिटेक्ट करता है। PIR ये फिर मोशन को पता करता है, आसपास कितनी हलचल हो रही है। वहीं LM35 क्या करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चीजों को पता करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन IoT संचार प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग IoT में प्रोटोकॉल नहीं बोलते हैं। तो MQTT आपका प्रोटोकॉल होता है, COAP भी एक प्रोटोकॉल होता है, जिग्बी भी एक प्रोटोकॉल है, लेकिन SMTP भी आपका एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जिग्बी आपका एक प्रोटोकॉल नहीं है। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वाईफाई होती है, ब्लूटूथ होता है, वैसे ही जिग्बी भी होता है चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉडल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 100। IoT डिवाइसेस को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह बनाएं, बिना सही इंसान के कोई भी उसके अंदर इंटर ना कर पाए आपके IoT सिस्टम के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे ओ लेवल के पेपर 4 के, जो सभी चैप्टर्स को मिलाकर के सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। कितना आपका स्कोर रहा आप जरूर से बताइए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें बता सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने IoT, उसके पहले पाइथन वगैरह सभी पर डिटेल में हमने वीडियोस बनाई हुई हैं पूरी थ्योरी के साथ में, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें बहुत ही आसानी से सारे प्रैक्टिकल्स आपको करते हुए, दिखाते हुए, समझाते हुए सारे प्रैक्टिस हो रहे होंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।